ये कहानी शुरू होती है सावले नाम के एक लड़के के साथ, जो बारिश में एक अंधेरी गली के अंदर बैठ के अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ सोच रहा होता है जिसका उसे कुछ भी नहीं याद। वहीं तभी एक अनजान लड़की उसके पास आकर उसे वादा करती है कि वो सावले को एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जो उसके लायक हो। और इसके बाद सीधा 3 साल बाद वेनियस किंगडम के रॉयल मैजिक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नोटिस बोर्ड पर डायरेक्टर ने सावले को बुलाने का नोटिस जारी किया था। स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं कि इसके ग्रेड्स तो सबसे खराब हैं, पक्का इसे अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद सावले जब डायरेक्टर के रूम में जा ही रहा होता है कि तभी उसे कॉरिडोर में किसी लड़की की चीखने की आवाज आती है, जिसका नाम होता है रोज क्रिस, और डायरेक्टर के रूम में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही होती है। और जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो बेचारी गुस्से में वापस आ जाती है। सावले को आता देख वो उससे पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर जा सकती हूँ, ले चलोगे मुझे? पर वो साफ मना कर देता है, जो सुन उसका और दिमाग खराब होता है और अपने मैजिकल स्टाफ से एक कुल्हाड़ी को समन करके सावले को और ज्यादा धमकाने लगती है। इसी बीच होल्डर नाम का एक बीस्टमैन वहाँ आता है, जो रोज को रोकने की कोशिश तो करता है, पर उल्टा दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पर ज्यादा ताकतवर होने की वजह से वो एक झटके में बेचारी का स्टाफ ही छीन लेता है। तभी डायरेक्टर भी दरवाजा खोलकर बाहर आती है, जिसका नाम था एल्बस। वो रोज को इस तरह स्कूल में देखकर काफी हैरान थी। जिसके बाद वो सब लोग अंदर जाते हैं और एल्बस सावले को बताती है कि तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की प्लानिंग की गई है। एल्बस समझाती है कि अगर सावले अकेडमी में ही रहा तो वो ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएगा, इसलिए वो चाहती थी कि सावले एक अलग एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करे। एल्बस सावले को पास्ट के बारे में एक कहानी बताती है कि कैसे 5 साल पहले चर्च और विचेस के बीच एक बड़ी जंग चल रही थी, और उस समय वेनियस किंगडम में एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन था जिसने मैजिक को हर जगह फैलाया और विचेस को बचाने के लिए एक बड़ी जंग छेड़ दी। और उस पावरफुल मैजिशियन को खत्म करने वाली भी एल्बस ही थी। पर साथ ही वो ये भी मानती है कि उस मैजिशियन ने लोगों को मैजिक और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। और इन्हीं हालातों को देखते हुए ही एल्बस ने 4 साल पहले ये मैजिक एकेडमी बनाई। लेकिन किंगडम के साउथ एरिया में आज भी विचेस और मैजिशियंस को अजीब माना जाता है, और इसीलिए एल्बस ने वहाँ विचेस के लिए एक विलेज बनाया ताकि कम से कम वो नॉर्मल इंसानों की तरह जी सके। और फिलहाल वो चाहती थी कि सावले उसी विलेज में जाए एक मेज बनकर और अगले 3 सालों तक वहीं रहकर सीखे। और अगर 3 साल बाद इंस्पेक्टर से उसे ये पता चला कि सावले अपनी मैजिक एबिलिटीज डेवलप नहीं कर पाया तो उसकी इस स्कूल से जुड़ी सारी यादें और मैजिक को सील कर दिया जाएगा। जो सुनते ही रोज को ऐसा लगता है कि एल्बस सब कुछ अपने फायदे के लिए ही कर रही है, और अपने बारे में बताती है कि कैसे उसे डॉन विच के नाम से जाना जाता है और वो पिछले 300 सालों से जिंदा है। और सावले के उस विलेज तक पहुंचने के सफर में वो उसकी गाइड बनने का जिम्मा लेती है, पर एल्बस साफ मना कर देती है क्योंकि उसने पहले ही एक विच को चूज कर लिया था। तो रोज कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर तो मुझे घर जाने को मिलेगा, और अथॉरिटी से लिया हुआ अपना परमिशन दिखाती है कि अगर कभी उसकी जॉब चेंज हुई तो वो अपने घर जा सकती है। तो ना चाहते हुए भी एल्बस को सावले के साथ रोज को भेजना ही पड़ेगा, जो देख उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। रोज कहती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मुझे जाने दो, इसी बहाने मुझे ग्रीमोर ऑफ जीरो को पढ़ने को मिलेगा। और यहीं पर सावले को पता लगता है कि ग्रीमोर ऑफ जीरो दुनिया की सबसे पहली मैजिक बुक थी। जो सुन एल्बस कहती है कि तुम्हें पता तो है ना, ये एक फॉरबिडन बुक है जो अकेले ही पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखती है। मैं तुम्हें उस बुक को पढ़ने की परमिशन तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें उस बुक के राइटर से मिलवा सकती हूँ। जो सुन रोज काफी खुश जाती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। कुछ देर बाद अब जब बाहर आकर रोज और सावले बात कर रहे होते हैं कि तभी एक लड़की वहाँ आती है जिसका नाम था होल्ट, और यही वो विच है जिसे एल्बस ने चूज किया है सावले के साथ जाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ एक और बंदे से मिला जाता है जो कि एक बीस्टमैन है जिसका नाम है कुडू, और ये भी भाई अपने मैजिक एकेडमी से ही है। वो थोड़ा अकरू टाइप था, इसलिए उनसे कहता है कि मुझे ट्रैवलिंग का वैसे ही बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं, और पूछता है कि आखिर अब ये क्या है, एकेडमी का सबसे वर्स्ट ग्रेड वाला हमारे साथ ट्रेनिंग फील्ड में कैसे आ सकता है। पर सावले रिप्लाई में ज्यादा कुछ नहीं बोलता। पर जाने से पहले कुडू बताता है कि पूरा स्कूल ये चाहता है कि सावले को एकेडमी से निकाल दिया जाए। कुछ देर बाद अब जब लोग जाने के लिए रेडी होते हैं तब होल्ट एक बिल्कुल ही अनजान लड़के को देखती है, पर रोज और सावले को ये बात नहीं पता होती और वो लोग शांति से लंच करने बैठ जाते हैं। तभी होल्ट की नजर रोज के स्टाफ पे पड़ती है जिसे वो खाना खिला रही थी, जो देख बेचारी घबरा गई कि भाई ये क्या चीज है। तो रोज कहती है कि अरे चिंता मत करो, ये लुडस का मैजिक स्टाफ है जो विच ईटर स्टाफ के नाम से भी जाना जाता है। होल्ट कहती है कि लेकिन ये स्टाफ तो लोगों को मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करके उन्हें तुरंत ही मार देता है। इसी बात पे सावले को याद आता है जब रोज उससे पहली बार मिली थी तो उसने स्टाफ को छूने की कोशिश की थी और मरते मरते बचा। तो रोज समझाते हैं कि स्टाफ का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि उन दोनों का ही एक बॉन्ड बना हुआ है, अगर वो अपना सारा मैजिक खो भी दे तब भी स्टाफ का मैजिक उसके पास ही रहेगा। लंच करने के बाद अब जब वो सब लोग बाहर निकलते हैं तो सावले को काफी बुरा फील हो रहा था क्योंकि वो काफी टाइम बाद इस तरह सफर कर रहा है, और ऊपर से बेचारे को उल्टी जैसी फीलिंग भी आ रही थी। अब कुछ घंटों बाद जब वो लोग कैंपिंग के लिए रुकते हैं तो यहाँ होल्ट सॉल्व नाम के एक स्पेल को कास्ट करती है जिससे रोशनी का एक बड़ा सा गोला बनता है। सावले हैरान होता है कि भाई तुम ये भी कर सकती हो। तब उसे समझ में आता है कि ये लड़की एकेडमी की बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक कैसे है। वो होल्ट की तारीफ तो बहुत करता है पर उसे साथ ही ये भी याद आता है कि वो कैसे पूरे एकेडमी के सबसे वर्स्ट स्टूडेंट है। और इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है, हर इंसान के पास खुश रहने का कोई ना कोई रीजन होता है। और सावले से कुछ अच्छी चीजें पूछती हैं जो भी उसके साथ हुआ, लेकिन वो मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसे एकेडमी ज्वाइन करने से पहले अपनी लाइफ का कुछ भी नहीं याद। उसे तो ये तक याद नहीं कि उसने एडमिशन एग्जाम कैसे दिया था, इसलिए वो खुद भी काफी परेशान था कि इस स्पेशल ट्रेनिंग में वो मैजिक सीखे तो सीखे कैसे। अगर वो नहीं सीख पाया तो एक बार फिर से उसकी सारी यादें इरेज कर दी जाएंगी, और सावले ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि अगर फिर से उसकी यादें चली गई तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा। रोज जब उसे शांति से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों सोच रहा है तो सावले बताता
है कि जब भी वो अपना मैजिक करने की कोशिश करता है तो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाता है। अगर ऐसा है तो शायद तुम्हें कुडू की बातों पर ध्यान देना चाहिए। कुडू ने भी यही कहा था कि साबले को मेज बनने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो अपने मैजिक को एक्टिवेट तो कर सकता है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाता और ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो साबले कहता है कि मैंने पिछले 3 सालों में काफी सारे स्पेल सीखे हैं, उसका क्या? तो रोज समझाती है कि जीरो से सब कुछ शुरू करना बुरा नहीं होता, जब तक तुम उसे अच्छे से सीखने की चाह नहीं रखते तब तक मैजिक कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इधर ये लोग बैठ के अपनी बातें कर रहे होते हैं और वहीं दूसरे सीन में एक अनजान आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी औरत से बात कर रहा था, जो बताती है कि उसने साबले के ग्रुप को ट्रैक कर लिया है। वहीं एक दूसरा आदमी बोलता है कि हमें सबसे पहले उस बीस्टमैन को मार देना चाहिए, जिसपे वो पहला आदमी काफी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, विचेस और चर्च की ये जंग अभी चलती रहनी चाहिए। इधर अगली सुबह साबले और उसके साथी एक होटल में पहुंचते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। रोज होल्ड को देखकर सोचती है कि आखिर कितना खा रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम इसलिए अपना मैजिक कर पाती हो, और मना करती है कि तुम्हें थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि जब विच हंटर्स किसी पतली लड़की को ज्यादा खाते हुए देखते हैं तो उन्हें काफी शक होने लगता है, क्योंकि सिर्फ विचेस ही अपने मैजिक का यूज करने के लिए ज्यादा खाना खाती है। यहीं पर कुछ लोग आकर बताते हैं कि पिछली रात अचानक से उन पर बैंडिट्स ने अटैक किया था। होल्ड पूछती कहीं तुम्हारा सामान तो चोरी नहीं हो गया, लेकिन वो लोग बताते हैं कि नहीं, कुडू ने टाइम पर उन्हें बचा लिया और सारा सामान लेकर भाग गया। जो सुन रोज को काफी शक होने लगता है, क्योंकि मैजिक की इस दुनिया में बैंडिट्स लोगों को जिंदा पकड़कर बेच देते हैं। अगर ये लोग सेफ हैं तो इसका मतलब बैंडिट्स ने कुडू को टारगेट किया था। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, कुडू हमसे खुद बुरा बर्ताव कर रहा था और उसने हमें यूजलेस भी कहा क्योंकि हम मैजिक यूज नहीं कर पाते। जो सुन रोज समझ जाती है कि वो लोग लुटेरे नहीं, असल में विच हंटर्स थे। कुडू ने जानबूझकर इन लोगों को यूजलेस कहा ताकि सारा ध्यान उस पर आ जाए और ये लोग भाग सके। जो सुन साबले को अपनी कुछ पास्ट की बात याद आती है, जहाँ उसके लो ग्रेड्स की वजह से कई सारे लोग उसे बुली कर रहे थे और तब कुडू बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए आ गया। इससे इन लोगों को ये तो समझ में आ जाता है कि कुडू भाई कोई बुरा इंसान नहीं है, वो हमेशा दूसरों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है। रोज कहती है कि मैं खुद उसे बचाने जाऊंगी, तुम लोग मेरे साथ मत आना, ये मेरी ही गलती है कि मैंने उसे अकेला जाने दिया। वो लोग भी साथ चलना चाहते थे पर रोज मना कर देती है कि अगर तुम लोग आए तो मेरे ऊपर बर्डन ही बनोगे, मेरा अकेले ही जाना ठीक है। इसके बाद वो लोग उदास बैठे होते हैं कि रोज उन्हें छोड़कर चली गई, पर होल्ड को ऐसा खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, तो साबले से कहते कि छोड़ो उसे, अब हम लोग भी कुडू को ढूंढने जाएंगे, इसी बहाने तुम भी कुछ सीख लोगे। और अगले सीन में ही वो लोग एक जंगल में बातें करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ होल्ड साबले से कहते हैं कि मैं तुम्हें काफी पसंद करने लगी हूँ। तो वो सोचता है पसंद मतलब क्या? तो बेचारी शर्माते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, आई जस्ट लाइक यू एज अ फ्रेंड। दोनों आसपास देखते हुए चली रहती है कि तभी किस चीज को देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि जमीन पर कुडू की कटी हुई पूंछ पड़ी थी। जो देख साबले सोचता है कि क्या वो आदमी सही में एक लिजर्ड है। होल्ड कहते हैं कि भाई ये कोई टाइम है जोक मारने का, हमें उसकी परवाह करनी चाहिए। तभी नीचे साबले को 3 अलग अलग तरह के पैरों के निशान दिखते हैं। जो देख होल्ड और ज्यादा घबरा गई और सोचते ही काश कुडू वहाँ से भाग पाया हो। उसे लग रहा था कि शायद ये किसी प्रोफेशनल का काम है। वो ऐसे लोग होते हैं जो मौत की सजा से बच गए होते हैं और चर्च उन्हें रिक्रूट करता है विचेस के शिकार के लिए। इन्हें लोग एर्बिटर्स भी कहते हैं। ये विचेस और बेगुना लोगों को मारने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। इधर लोग जंगल में कुडू की तलाश कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुडू एक पेड़ के ऊपर छुपा बैठा था और नीचे उसे पकड़ने के लिए वही लुटेरे ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि तभी एक पेड़ की डाली टूट जाती है और कुडू जाल में फंस जाता है। इधर होल्ड साबले को बताती है कि उसने बहुत पहले एक एलिवेटर को देखा था और तभी उसके पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां होल्ट जब अपने दोस्त से मिलने पास के ही विलेज में गई तो वहां एक एलिवेटर ने पूरे गांव में मौजूद हर एक इंसान को जलाकर राख कर दिया था, जहां उसकी दोस्त भी मौजूद थी। उस आदमी ने होल्ट से कहा था कि अगर तुम्हें साबित नहीं कर पाए कि तुम विच नहीं हो तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। जो देख डर के मारे होल्ट वहां से भाग आई। वो ये सब बताई रही होती है कि तभी उन लोगों को दूर से एक चीख सुनाई देती है। होल्ट घबरा जाते हैं कि चलो हमें जल्दी देखना चाहिए, पर साबले को डर था कि अगर रोज ने हमें देख लिया तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। पर हालात को देखते हुए होल्ट की बातों पर ध्यान न देके वो लोग सीधा उस आवाज की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर कुडू भागने की कोशिश में गलती से दोबारा से एक जाल में फंस जाता है। उसके सामने खड़ा आदमी कहता है कि कोशिश बेकार है, ये जाल तुम लोगों के लिए ही बना है। कुडू उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसे अंधा करने के लिए एक स्पेल कास्ट करता है और जैसे ही भागने की कोशिश करने लगा टायरेंट की स्पीड के सामने टिक नहीं पाता। वो बड़ी आसानी से ही उसे पकड़कर एक जोरदार वार करता है, जिससे कुडू जाकर सीधा पेड़ से टकरा गया और बहुत जख्मी हो जाता है। टायरेंट का ध्यान उसकी बॉडी पर जाता है, जहाँ उसकी चोटें काफी जल्दी हील हो रही थी। तो उसे लगता है कि कुडू उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक परफेक्ट सब्जेक्ट है और उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। इसी बीच कुडू को अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगती हैं, जब उसे एक पिंजरे में बंद करके सर्कस जैसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि उसके हाथ तक काट दिए जाते थे, लेकिन क्योंकि उसमें लिजर्ड बीस्ट की जेनेटिक पावर थी तो बड़ी आसानी से खुद को रिजनरेट कर लेता और इसी वजह से हर किसी ने उसका फायदा उठाया। कुडू ने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्द और जुल्म सहा था और अब इन हालातों में फंसने की वजह से खुद को ही दोष देने लगता है, क्योंकि उसने एल्बस से कहकर रोज की हेल्प लेने से मना कर दिया था। अगर वो उनके साथ होता तो आज उसका यह हाल ना होता। टायरन जब कुडू को घसीट रहा होता है तो वो कुछ झाड़ू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टायरन अपने हैमर से उसके हाथों को ही कुचल देता है। कुडू फिर भी हार नहीं मानता और अपने दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है। जो देख टायरन दोबारा ही उस पर वार करने वाला था कि तभी रोज की एंट्री होती है। टायरन की बिल्कुल फट गई होती है कि भाई ये यहाँ कैसे, और जैसे ही भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी रोज उस पर एक साथ बहुत सारे अटैक्स बरसा देती है और कहती है कि देखो अभी तुम्हारे पास मौका है, अगर यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। लेकिन इसी बीच साबले और होल्ट भी वहाँ पहुंच गए होते हैं और टायरन मौके का फायदा उठाते हुए साबले को ही पकड़ लेता है। उसका चेहरा देख होल्ट भी समझ जाती है कि यही वो है जिसने उसकी दोस्त और गाँव वालों को जिंदा जला दिया था।
टायरन अब साबले का गला दबाना शुरू कर देता है और रोज से अपने स्टाफ को छोड़ने के लिए कहता है, वरना वो साबले को यही मार देगा। और हालात को देखते हुए मजबूरन उसे भी स्टाफ छोड़ना ही पड़ता है। जो देखते ही टायरन उस पर एक मैजिकल क्लॉथ फेंक कर साबले को उसमें लपेटने के लिए कहता है और रोज से पूछता है कि मुझे सच बताओ, तुम चर्च की तरफ से आई हो ना? मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें मैजिक एकेडमी में एक टीचर बनाकर भेजा गया था ताकि तुम एंटी विच ऑर्गेनाइजेशन के जासूस बन सको। इसी बीच अचानक होल्ट किसी वजह से रोने लगती है और तब उसके पास्ट का एक छोटा सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बताती है कि सालों पहले जब उसके सर पर सींग उगाए थे तो लोग उसे शैतान की बेटी कहकर बुलाते थे और जब हर कोई उसे इस बात पर जलील करा करता तो होल्ट की माँ हमेशा उसका साथ देती और कहते कि चिंता मत करो, गॉड हमेशा तुम्हारी हेल्प करेंगे, बस कभी हार मत मानना। लेकिन कुछ टाइम बाद चर्च वालों ने उसके सींग को ही काट कर हटा दिया और उसे एक जासूस बनाकर मैजिक एकेडमी में भेज दिया। होल्ट ने भी उनकी बात मानते हुए काफी दिनों तक ऐसा ही किया और एकेडमी में अच्छे ग्रेड्स भी लाती। लेकिन फिर एक दिन जब एल्बस ने उसे बताया कि मेज आर्मी उसे अपने साथ रिक्रूट करना चाहती है तो वो काफी घबरा गई क्योंकि उसने अब तक सबसे अपना सच छुपा रखा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें सच बताया या फिर नहीं। और फिर कुछ टाइम बाद उसे एल्बस ने वही 3 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया जिसमें साबले को भेजा जा रहा है और तब उसे साबले और रोज से मिलने का मौका मिला। लेकिन जिस दिन उसने दोबारा उस मिस्टीरियस आदमी को देखा तो वो समझ गई कि चर्च अपने हंटर्स को दोबारा भेज चुका है। उस वक्त उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो अब भी चर्च का साथ देती तो अपने साथियों को ही धोखा दे देती। इसलिए एक दिन होल्ट ने अपने खाने में ही थोड़ा सा पॉइजन मिला दिया था ताकि उनको आगे बढ़ने में थोड़ा और वक्त लग जाए। लेकिन वो सारा खाना साबले ने ही खा लिया था और इसी वजह से वो रास्ते में काफी ज्यादा बीमारी पड़ गया। होल्ट भले ही एक जासूस थी लेकिन वो किसी को बुरा नहीं चाहती थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो विच हंटर कुडू के ग्रुप पर ही हमला कर देगा और अब एक तरह से आखिर में उसने सबको फंसा दिया। तो साबले कहता है चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पर होल्ट से सब और सहन नहीं हो रहा था और उसने चर्च के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया था। वो अपने बैग से कुडू की टेल निकालकर फ्लैगिस नाम का एक स्पेल कास्ट करते हुए सीधा टायरन पर अटैक करती है जिसे वो अपने एक मैजिकल क्लोथ से ब्लॉक कर लेता है जो किसी भी तरह के मैजिकल अटैक को ब्लॉक कर सकता था। टायरन कहता है तो आखिर में तुमने हमें भी धोखा दिया, अब तुम चर्च के लिए किसी काम की नहीं रही, तो अगर मैं अब तुम्हें मार भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बीच साबले की नजर स्टाफ के ऊपर पड़ती है जो नीचे गिरा पड़ा था और तभी उस स्टाफ में से एक अजीब सी आवाज आने लगी जो साबले को उसे यूज करने के लिए कह रही होती है। जिसके अगले पल साबले की आंखों में एक अलग ही जुनून आ गया और जाके सीधा उस मैजिकल स्टाफ को उठा लेता है। और अगर तुम लोग को ये बात याद हो तो मैं बता दूं, रोज के अलावा स्टाफ को और कोई भी नहीं छू सकता वरना वो तुरंत ही मारा जाएगा। लेकिन जैसे ही साबले स्टाफ उठाता है एक डार्क ब्लैक ऑरा उन सबके आसपास फैलने लगता है और सब कुछ पूरी तरह से ढक देता है। और अब इसके कुछ देर बाद जब साबले होश में आया तो होल्ट काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि साबले स्टाफ को छूने के बाद भी जिंदा था। स्टाफ के अंदर से उस डार्क ऑरा के रिलीज होने की वजह से वो एल्बिटर भी मारा गया। गुस्से में रोज साबले को डांटती है कि तुमने आखिर ऐसा किया ही क्यों, तुमने स्टाफ को छुआ ही क्यों, तुम मर सकते थे। साथ ही साथ वो कुडू को भी लपेट देती है क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ। अगर उसने रोज को अपना गाइड बनने दिया होता तो ये सब ना होता। वो इतने गुस्से में थे कि साबले, कुडू, होल्ट और स्टाफ को भी डांट देती है साबले को इस तरह बहकाने के लिए और सजा के तौर पर स्टाफ का मैजिक एक दिन के लिए सील कर देती है। शाम होने पर जब वो सब लोग होटल की तरफ जा रहे होते हैं तब साबले रोज से पूछता है कि आखिर बात क्या है, मैं स्टाफ लूडर्स को छूने के बाद मरा क्यों नहीं। तो रोज बताती है कि इसकी वजह ये है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, इतना ज्यादा मैजिक कि तुमने स्टाफ के भी मैजिक पावर को एब्जॉर्ब कर लिया। जो सुनकर हर कोई हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के पास इतनी ज्यादा पावर। लेकिन रोज के लिए इससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि साबले का मैजिक इनफाइनाइट है और अब उसके स्टाफ का सारा मैजिक एब्जॉर्ब करने के बाद वो पूरी तरह से शांत हो चुका है। इसलिए रोज थोड़ी परेशान होती है क्योंकि वो अब तक अपने स्टाफ लूडन के मैजिक पर जिंदा रहती आ रही थी। पिछले 300 सालों से वो हमेशा उसके साथ था, पर अब क्योंकि उसका सारा मैजिक ही जा चुका है तो उसे ये भी नहीं पता कि वो कब तक जिंदा रह पाएगी। जिसके बाद वो लोग थोड़ा मस्ती करते हैं और कुडू कहता है कि देखो ये सब तो ठीक है पर अब तुम लोग जरा मेरी कटी हुई पूंछ ला के दो, मुझे वो जोड़ना भी है। जोसन होल्ट को याद आता है कि अच्छा वो टेल वो तो मैंने अपने मैजिक में यूज कर लिया। जोसन बेचारा गुस्से में ही पागल हो जाता है कि भाई ये क्या किया, कटी हुई पूंछ को भी नहीं छोड़ा। अब रात होने पर जब साबले को नींद नहीं आ रही होती तो बैठकर तारों की तरफ देख रहा होता है। तभी होल्ट साबले के लिए कुछ गरम गरम ड्रिंक्स लेकर आती है और पूछती है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। और अब तक जो भी कुछ उन लोगों के साथ हुआ वो दोनों इसी बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ होल्ट बताती है मेरे इरादे कभी भी तुम लोगों को टायरन तक पहुँचाने के नहीं थे, मैं किसी को भी धोखा नहीं देना चाहती थी, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। तो साबले कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसी बीच अचानक होल्ट अपनी कैप उतारकर साबले का हाथ पकड़कर उसे अपना बचा हुआ सींग छूने के लिए कहती है। उसे पूरी जिंदगी बस झूठी बोला गया कि अगर उसे अपने रूह को शुद्ध करना है तो उसे चर्च के लिए ही सेवा करनी होगी। साथ ही वो एक छोटी सी कविता पढ़ना शुरू कर देती है जो उसने चर्च में सीखा था। यहाँ पर वो काफी सारी बातें बताती है कि कैसे एक बीस्ट वॉरियर और एक विच के मारे जाने के बाद बीस्ट की सोल के पास विचेस के साथ जुड़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता और इस तरह वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इसी वजह से जब ऐसी विच का वंश आगे बढ़ता है जिनके साथ कोई बीस्ट जुड़ गया हो तो उनका होने वाला हर बच्चा आधा बीस्ट पैदा होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था होल्ट की मदर के साथ, इसलिए वो भी एक आधी बीस्ट है। और ये सब कुछ बताते हुए साबले का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि साबले ने उसे समझा और आसपास का मूवमेंट इतना अच्छा
बन चुका था कि होल्ट डायरेक्ट साबले को किसी कर देती है, पर भाई साबले को तो जैसे कुछ फील ही नहीं हुआ, तो होल्ट उसे जल्दी सोने के लिए कहकर चली जाती है। तभी रोज पीछे से आते हुए कहती है कि क्या यार, एक तो चांस मिला तुम्हें, वो भी गवा दिया। तो साबले कहता है कि हाँ, शायद मुझ में इमोशंस ही नहीं है, मुझे ये प्यार वगैरह वाली चीजें फील ही नहीं होती। अगली सुबह उन सबको पता चलता है कि जो लोग कुडू के साथ घूम रहे थे और रोज से हेल्प मांगने आए थे, वो असल में चर्च के जासूस थे, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया होता है। इन्हीं दोनों की वजह से ही टायरन कुडू तक पहुंचा था। रोज कहती है कि तो अब हम बस 4 हैं, है ना। पर सफर पे आगे बढ़ने से पहले वो कुडू से कहती है कि अब तुम्हें अपने हाथों को हील कर लेना चाहिए, हीलिंग मैजिक तो आता ही होगा तुम्हें। तो कुडू मना कर देता है कि नहीं, हीलिंग करते वक्त उसका बहुत ज्यादा माना कंज्यूम होगा, जिससे वो खुद बेहोश भी हो सकता है। रोज कहते हैं कि हाँ तुम सही हो, पर एक और तरीका है जिसमें हम साबले को यूज कर सकते हैं। रोज कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस साबले को वहाँ टच करना है जहाँ पर तुम उसके ब्लड फ्लो को फील कर सको, जैसे कि एक किस। जो सुनते ही दोनों एक दूसरे को इमेजिन भी करने लगते हैं। होल्ट साफ मना कर देती है कि नहीं नहीं, ये नहीं, कुछ और सोचो। तो रोज कहती है कि ठीक है, ब्लड फ्लो के लिए हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा, लेकिन अगर साबले से जरा भी गलती हुई तो तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होने लगेगा और तुम मारे जाओगे, इसलिए इस प्रोसेस को बिना गलती करना होगा। जिसके बाद वो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और कुडू अपना स्पेल कास्ट करता है। आसपास के लोग भी ये देख हैरान थे कि ये लोग आखिर इतना ज्यादा मैजिक फ्लो कैसे कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे कुडू के हाथ के साथ साथ उसकी पूंछ भी पूरी तरह से रिजनरेट हो गई होती है, जो देख सभी लोग तालियां बजाते हैं। रोज कहते हैं कि तो मेरे भाइयों, इन काबिल मैजिशियंस के लिए थोड़ा जश्न मनाया जाए, और ये चीज देखकर यहाँ के लोग सही में खुश भी थे। रोज बताते हैं कि देखो यहाँ पर आधे लोग मैजिशियन से नफरत करते हैं और आधे उनसे प्यार, पर अभी तुम लोग के दिखाए कारनामे ने उनमें एक उम्मीद जगा दी है, तो चलो क्यों ना इस खुशी में शामिल हुआ जाए। और वो चारों साथ में मजे करते हुए अपने सफर पे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ घंटों बाद वो लोग एक दूसरे शहर में पहुंच गए होते हैं, जहाँ एक कैरेज साबले के पास से गुजरते हुए उसे पूरी तरह गंदा कर देती है। रोज कहते हैं कि चलो कम से कम नहाने का टाइम आ गया, मैंने तुम सब के लिए पहले ही बात बुक कर रखा है। जिसके बाद दिखा जाता है कि कुडू और साबले साथ में नहाने जाते हैं और आपस में ही मैजिशियंस बनने की कुछ बातें कर रहे होते हैं। कुडू बताता है कि शायद तुम्हें ये बात पता नहीं, पर पहले विचेस का स्क्वाड नाइट्स ऑफ द चर्च कहलाता था। ये नाइट्स बिना किसी लालच के अपनी सारी दौलत छोड़कर हमेशा से चर्च और उनके लोगों की रक्षा करते आ रहे थे। लेकिन बात ये थी कि चर्च वालों ने हमेशा बीस्ट मैन से नफरत किया है, इसलिए जब उन नाइट्स का नाम बदलकर स्क्वाड ऑफ विचेस रखा गया, तब एक अलग बीस्ट स्क्वाड भी बनाई गई, जिसमें बीस्ट्स के सबसे पावरफुल वॉरियर्स हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि कुडू उन वॉरियर्स जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं, तो उसके पास स्क्वाड में एंटर करने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक मैजिशियन बनना। और इसी वजह से साबले के साथ वो भी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। तो साबले पूछता है कि वैसे तुम स्क्वाड में शामिल होना क्यों चाहते हो। तो कुडू कहता है कि क्या तुमने ड्रैगन किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में सुना है। 6 साल पहले मैं भी उस शो में हुआ करता था, जब नॉर्थ में वो बड़ा डिजास्टर हुआ। उस समय कुछ विचेस पूरी तरह से पागल हो गई थी और उन्होंने दुनिया खत्म करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद बस एक रात में ही नॉर्थ में मौजूद पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। उस समय सारे बीस्ट्स को बुराई और पाप का निशाना माना जाता था, इसलिए हमेशा कुडू को भी एक पिंजरे में बंद रखा जाता और सब लोग उसे नफरत करते हैं। लेकिन फिर एक दिन ड्रैगन पे सवार एक वॉरियर उसके सामने आया, जिसने उसकी जान बचाई। जिस तरह से लोग उस समय बीस्ट मैन से नफरत करते थे, तो उसे न करने का पूरा हक था, लेकिन उसने फिर भी ये किया, और सिर्फ उस वॉरियर की वजह से ही विचेस के साथ समझौता हो पाया। जिसके बाद चर्च की और मैजिशियंस की आर्मी अलग अलग बट गई और उस वॉरियर को ड्रैगन किंग के नाम से बुलाया जाने लगा, जो कि शांति का सिंबल बन गया। इसलिए कुडू ने भी फैसला कर लिया कि वो उस वॉरियर जैसा ही बनेगा, और बस यही वजह है कि कुडू बीस्ट स्क्वाड में जाना चाहता है, ताकि एक दिन उस वॉरियर जैसा बन सके। कुडू कहता है कि देखो मैंने अपना तो बता दिया, पर अब तुम बताओ तुम एक मैजिशियन क्यों बनना चाहते हो। पर इससे पहले कि साबले कुछ बोलता, अचानक रोज उनके सामने आ जाती है, जो लिटरली बिना कपड़ों के थी, जो देख दोनों ही बेचारे शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। रोज कहते हैं कि यार इसमें शर्माने वाली क्या बात है, जहाँ तक मुझे याद है 100 साल पहले तक तो लड़के और लड़कियां एक ही जगह पर नहाते थे, वो तो अब जाके सब इतना बदल गया है। लेकिन लगता है मुझे बिना कपड़ों के देख के तुम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। दोनों बेचारे शर्म से इतने लाल हो चुके थे कि मजबूरन उन्हें अपनी इज्जत बचा के वहाँ से निकलना ही पड़ता है। पर जैसे वो बाहर निकलते हैं, यहाँ एक और कांड हो जाता है। होल्ट उनके सामने खड़ी होती है। बाकी तो तुम लोग देख के समझ ही सकते हो क्या कांड हुआ है, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। होल्ट पहले तो नहीं डरती, पर कुछ देर बाद साबले को देख कर डर जाती है। अब तुम लोग इतने समझदार तो हो गए कि वो क्यों डरी। जिसके बाद एक बार फिर से वो लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, जहाँ रास्ते में वो लोग कई अलग अलग जगहों से गुजरते हैं, और कई सारे शहरों में तो रोज इतनी फेमस थी कि हर कोई उसे जानता था, और जंगलों में मजे करने के लिए काफी सारे जगहों के बारे में रोज पहले से जानती थी, जहाँ वो हर कुछ दिन में उन्हें लेके जाया करती। इन्हीं जंगलों में घूमते फिरते ही रोज साबले और बाकियों को शिकार करने के काफी सारे तरीके भी सिखाती, जिसकी वजह से पहली बार साबले खुश होता है, क्योंकि जो चीजें उसने पिछले 3 सालों में एकेडमी में रहकर भी नहीं करी, वो अब वो कर पा रहा है। रोज के साथ रहकर हर किसी को इतना सेफ फील हो रहा था कि होल्ट उससे कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल एक मॉम जैसी हो, हर वक्त हमारा ख्याल रखती हो। क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी कुडू पूछता है कि वैसे जब ये मिशन पूरा हो जाएगा और तुम हमारी गाइड नहीं रहोगी, तो फिर तुम क्या करोगी। तो रोज जवाब देती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं विच ऑफ मडी डार्कनेस से मिलने जाऊंगी, जो उसे देख कुडू बहुत हैरान होता है, क्योंकि रोज जिससे मिलना चाहती थी वो वही विच है जिसने मैजिक को बनाया है, और उसने ग्रीमोर ऑफ जीरो दुनिया की सबसे पहली मैजिक बुक लिखी थी। रोज कहती कि ज्यादा कुछ नहीं, जब मैं उनसे मिलूंगी तो बस मैं उनसे बैठ के बातें करूंगी, क्योंकि पिछले 300 सालों से बस ऐसे ही जिंदा रहना उसके लिए काफी बोरिंग हो चुका है, और अब इतना जी लेने के बाद उसे ये आम लोगों की जिंदगी बिल्कुल ही बेकार लगने लगी है। रोज फिलहाल अपनी लाइफ से इतनी बोर हो चुकी थी कि उसे बस हर चीज में एंटरटेनमेंट चाहिए। लास्ट बार उसे अच्छा खासा मजा तब आया था जब सालों पहले नॉर्थ में विचेस ने डिस्ट्रक्शन करके कई शहरों को बर्बाद किया था, और इसलिए उसे कुछ तगड़ा करने में मजा आता है। उसकी ऐसी सोच को देखकर साबले को छोड़कर सबको ऐसा लगता
लगता है कि लड़की की थोड़ी पागल है, क्योंकि साबले ने अब तक जितना वक्त रोज के साथ बिताया वो उसे काफी अच्छी लगी। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इसी बीच एक छोटा सा बच्चा भागते हुए आता है और उन्हें भी भागने के लिए कहता है। जो देख वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और वो लड़का आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है, जिससे वो सब के सब इनविजिबल हो गए थे। और तभी सामने से एक बीस्ट मैन, जिसका नाम यही है, पीठ पर एक तलवार लटकाए हुए उनकी तरफ ही आ रहा होता है और उस लड़के को बुलाते हुए कहता है कि छुपने का कोई फायदा नहीं, अभी भी वक्त है, सामने आ जाओ। उसे पेड़ के पीछे छुपे साबले और बाकी सबकी प्रेजेंस फील हो गई थी, इसलिए जाके सीधा अचानक से उस पेड़ को दो हिस्सों में काट डालता है, जिससे उस लड़के की इनविजिबल शील्ड भी हट जाती है और बाकी सब भी सामने आ गए होते हैं। और फिलहाल वो सभी उसके सामने थे, तो वो लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अचानक ही रोज उसका ध्यान भटकाते हुए पीछे से आकर अपने स्टाफ से वार करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। उस बीस्टमैन के रिफ्लेक्सेस इतने तेज थे कि वो बड़ी आसानी से ही ब्लॉक कर लेता है, पर फिर भी इससे बाकी लोगों को भागने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि रोज उसके साथ अपनी लड़ाई शुरू करती, वो अपनी तलवार रख देता है और बताता है कि वो एक मर्सनरी है जो अच्छी तरह से जानता है कि कौन सी लड़ाई वो जीत सकता है और कौन सी नहीं। अगर सीधे सीधे बोला जाए तो रोज की पावर्स को देख के उसकी इतनी फट गई है कि उसने हार ही मान ली है और चुपचाप जाने की सोचता है कि तभी रोज रोक लेती है, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते, तुम्हें जिंदा छोड़ने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। जो सुन वो बीस्टमैन अपनी पूंछ दिखाता है। रोज समझ जाती है कि एक सिग्नल है उन सब के लिए, अगर उन लोगों ने दोबारा इस पर अटैक किया तो इसके बाकी साथी भी मदद के लिए आ जाएंगे। यही कहता है कि मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, मेरा काम है बस उस लड़के के साथ विलेज पहुंचना, तुम्हारे बाकी वो फील्ड स्टूडेंट्स तो भाग गए, क्या मैं सही हूँ? तुम उन्हें वही ले जा रही थी। यही रोज के स्टाफ का नाम भी जानता था, जो सुनकर वो काफी हैरान होती है और पूछती है कि आखिर तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? पर वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ साबले, कुडू और होल्ट उस बच्चे को लेकर उसके विलेज पहुंचते हैं, जहाँ उसके डैड रहा करते हैं। और जब उसे अपने बेटे से पता लगता है कि ये तीनों ही मैजिशियंस है, तो काफी हैरान होता है। वो कहता है कि तुम लोग फील्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो ना? जो सुन वो लोग भी काफी हैरान होते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि इस विलेज के ज्यादातर लोग इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं और कुछ टाइम तक मैं भी विचेस के लिए काम करता था, तो मुझे भी ये जानकारी है। यहाँ उन्हें पता लगता है कि वो जो बीस्टमैन इस बच्चे का पीछा कर रहा था, वो एक गार्ड है जो इस विलेज को कंट्रोल करने के लिए विचेस की हेल्प करता है, क्योंकि 2 साल पहले ये विलेज किसी और के यहाँ चला गया था। यहाँ की जो पुरानी विच थी वो यही के साथ पहले काम किया करती थी, लेकिन एक दिन उसने इस विलेज में आए दुश्मनों से बिना लड़े ये विलेज छोड़ दिया और तब से वो विच गायब ही हो गई और तभी से एक नई विलेज का इस विलेज के ऊपर कब्जा हो गया और उसे खिलाफ जाने की आज तक किसी में हिम्मत भी नहीं हुई। कुडू कहता है कि तो फिर ऐसा है तो हमें मतलब क्या वो यहाँ भेजने का? और तब सावले को समझ में आता है कि ये लोग टोटल 5 थे जिन्हें स्पेशल फील्ड प्रोग्राम के लिए चुना गया, जिसमें से 3 तो एंटी विच ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे और एक अजीब सा गुस्से वाला बीस्ट जो कुडू है, और आखिर में एक ऐसा लड़का जो सबसे लो ग्रेड में है। सावले समझ जाता है कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि अकेडमी उन्हें खुद निकालना चाहती थी। उन्हें यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा गया ताकि वो सब जानने के बाद अकेडमी में वापस न लौट जाए, क्योंकि अगर ये लोग वापस लौटे तो इन्हें सीधा अकेडमी से ही निकाल दिया जाएगा। कुडू कहता है कि अगर ऐसा है हमें उस विच से लड़ने के लिए भेजा गया है, तो फिर क्यों ना हम ये काम चर्च आर्मी को सौंप दें, उनके पास तो मैजिशियंस की एक बड़ी आर्मी भी है। तो उस बच्चे का फादर शिनपो मना करता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये विचेस इतनी पावरफुल होती हैं कि अकेले ही एक बार में 1000 सोल्जर्स को लिपटा सकती हैं, तो चर्च वालों के लिए भी ये काम आसान नहीं होगा। जो सुन वो लोग भी काफी घबरा गए होते हैं, लेकिन तभी इतने में पीछे से रोज आते हुए कहती है कि आखिर तुमने इस इंसान में भरोसा कैसे कर लिया? इसकी बातें भला तुम्हें इतनी सच क्यों लग रही है? जैसे मुझे ही देख लो, लोग मुझे एक प्यारी सी बच्ची समझते हैं, पर मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो कोई नहीं जानता। रोज को इस आदमी पर बिल्कुल भी भरोसा इसलिए नहीं था क्योंकि जब यही ने उन पर हमला किया तो वो खुद रोज के बारे में भी अच्छे से जानता था कि वो कैसे स्टूडेंट्स को स्पेशल फील्ड प्रोग्राम में ले जा रही है। तो मैं ये कैसे मान लूं कि तुम उस बीस्टमैन के साथ नहीं मिले हुए? रोज कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो विच हंटर जिसने हम पे हमला किया था वो कभी मरा ही ना हो और उसने वापस चर्च जाकर हमारे बारे में सब कुछ बता दिया हो। रोज कहती है कि देखो, मैं चाहूँ तो तुम्हें भी मार सकते हूँ, पर अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पे विश्वास करूँ तो मुझे पूरा विलेज दिखाओ, यहाँ के लोगों को देखकर मैं सच का पता लगा लूंगी। इसके बाद चर्च का प्रीस्ट उन्हें विलेज में लेकर आता है, जहाँ लियोस अपने फादर से भी मिलता है। और अगर तुम लोग थोड़े कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं कि यही है फील्ड प्रोग्राम विलेज जहाँ इन सभी को आना था। प्रीस्ट कहता है कि पता नहीं क्यों इन बच्चों को मुझ पर शक हो रहा है। तो लियोस का फादर कहता है कि हाँ, तुम दिखते भी थोड़े वैसे ही हो। जिसके बाद वो बच्चा लियोस उन लोगों को विलेज में घुमाता है और बताता है कि जब वो पैदा हुआ था तो इस विलेज की पुरानी विच ने उस पर एक स्पेल यूज किया था और तब से ही वो इस विलेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है। यहाँ तक कि वो बैरियर भी जो उसने बीस्टमैन से छुपने के लिए बनाया था वो भी उसने पुरानी विच से ही सीखा था, जो कि रोज भी सोचती है कि हाँ, वो सच में काफी दमदार था। उन्हें ये सुनकर काफी हैरानी होती है कि जिस विच को यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मानते थे वो बिना लड़े आखिर भाग क्यों गई। इसी बीच रोज नोटिस करती है कि विलेज में काफी सारे लोग उसे छुप रहे हैं। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये गाँव इतना शांत क्यों है, कोई आसपास दिख क्यों नहीं रहा। अब थोड़ी देर बाद वो लोग एक होटल में आराम करने के लिए पहुंचते हैं, जहाँ बाहर कुछ लोग लटके हुए थे, जो देख वो लोग भी काफी डर जाते हैं। तो लियोस का फादर बताता है कि नहीं, ये असल में पुतले हैं जो उन सब लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कभी इस गांव में रहा करते थे। इस पर होल्ट पूछते कि रहा करते थे मतलब अभी वो लोग है कहाँ? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि विच और बीस्टमैन इतने बुरे लोग हैं, बस हमारी नई विच ने यहाँ पर डॉल्स इसलिए लगाई है ताकि कोई इस विलेज से भागने की कोशिश न करे। जब तक वो लोग शांति से यहाँ रहेंगे तब तक उनके साथ सब कुछ ठीक रहेगा,
जिसके बाद वो सभी अंदर होटल में आते हैं, जहाँ रोज देखती है कि आसपास काफी ज्यादा धूल जमी है, मतलब काफी टाइम से कोई भी इस होटल में नहीं आया। और यहीं पर रोज एक फैसला लेते हुए सभी को बताती है कि अब हम सब उस विच को खत्म करेंगे और साथ ही साथ हमें एल्बस को भी मारना होगा, क्योंकि उसने सिर्फ तुमसे ही नहीं मुझसे भी झूठ बोला। होल्ट कहते कि यार लेकिन उसे मारने सब कुछ सॉल्व थोड़ी ना होगा, हमें शायद पहले ये बातें चर्च आर्मी को बतानी चाहिए, शायद वो लोग कुछ कर सके। लेकिन साबले इस पर थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो ये पूरा विलेज बैटलफील्ड बन जाएगा और हर जगह सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होंगी। ये सही नहीं है कि हम इस विलेज के साथ ऐसा करें, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि हम सब ग्रेजुएट हो सके। इसलिए साबले कहता है कि हमें अब इन हालातों को खुद से ही संभालना होगा। लेकिन ये सब सुन कोडू काफी गुस्सा हो जाता है और साबले को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर क्या बकवास आइडिया है, वो बीस्टमैन यही जिसने हम पे जंगलों में अटैक किया, वो खुद कितना पावरफुल था, तो सोचो आखिर जिस विच के लिए वो काम करता है वो कितनी पावरफुल होगी, और तुम हमें कह रहे हो एक ऐसी लड़ाई में लड़के मरने के लिए जिसे हम जीत भी नहीं सकते। तो साबले कहता है कि तो फिर आखिर तुम क्या चाहते हो, वापस किंगडम में जाके अपनी सारी यादें इरेज करवाना, क्योंकि उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि अगर हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाए तो हमारी सारी मेमोरीज इरेज कर देंगे। साबले बताता है कि जब उसने रोज का वो स्टाफ लुडेंस को उठाया था तो उसके मन में मौत का जरा भी डर नहीं था, तो उसे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। जो सुन होल्ट तुरंत कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं मर सकते, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती। तो साबले पूछता है कि आखिर क्यों। जो सुनते ही होल्ट रोते हुए चली जाती है, क्योंकि साबले के दिल में उसके लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं थी। साबले रोकने की कोशिश करता है तो रोज कहते हैं कि आखिर आप क्या फायदा, तुम कभी उसकी फीलिंग्स समझ नहीं सकते। कोडू कहता है क्या तुम भूल गए, हम सभी दोस्त हैं, और वो लड़की तुम्हें इस तरह कुत्ते की मौत मरते हुए देखना नहीं चाहती, पर तुम शायद एक दोस्त का मतलब कभी समझ नहीं पाओगे। पर साबले ज्यादा बिना कुछ सोचे होल्ट से माफी मांगने चला जाता है। तो इस तरफ होल्ट चर्च में बैठी रोते हुए परेड कर रही होती है कि तभी पीछे से एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम था लिली, जो बस यहाँ सफाई करती है। होल्ट के पूछने पर वो कहती है कि मैंने बस यहाँ पर किसी के रोने की आवाज सुनी इसलिए मैं आ गई, पर मैं ये जानकर हैरान हूँ कि मैजिशियंस भी गॉड पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अब इस दुनिया में नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैजिशियंस गॉड पर विश्वास रखें। पर तभी अचानक वहाँ चर्च का फादर आ जाता है। इधर दूसरी तरफ कोडू रोज से पूछ रहा होता है कि हमारे जीतने के आखिर कितने चांसेस हैं। तो रोज कहते हैं कि पता नहीं, शायद 0। अगर हम जीत नहीं सकते तो लड़ने का क्या फायदा। तो रोज कहती है कि वो इसलिए लड़ना चाहती है क्योंकि इन सब चीजों में ही उसे मजा आता है, और क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से वो उन लोगों के लिए बिल्कुल एक टीचर की तरह बन चुकी है, तो चाहे कुछ भी हो वो अपने स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। रोज साफ कह देती है कि अगर तुम लोगों को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इधर लिली फादर के आते ही चर्च से भाग जाती है, क्योंकि उन्होंने उसे बाहर आने से मना किया था। होल्ट कहते कि मैं तो रो रही थी इसलिए वो मेरे पास आई, उसे कुछ मत कहना। तो फादर पूछता है क्या तुम इन हालातों में हो कि दूसरों की फिक्र करो, मैंने सुना कि कैसे तुम्हारी अपनी दोस्त के साथ ही लड़ाई हुई, तो खुद की छोड़कर तुम भला किसी और की परवाह क्यों कर रही हो। होल्ट जवाब देने की सोचती है कि तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद उसने कुछ गलती कर दिया, क्योंकि साबले तो बस उसकी फीलिंग्स समझ नहीं पाया, तो इसमें उतना उदास होने वाली कोई बात तो है नहीं। इसलिए होल्ट अब वापस जाके उसे बात करने का सोचती है, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ती चर्च का फादर एक वेपन निकाल लेता है और उससे कहता है कि आखिर तुम इतनी पागल क्यों हो, अपने पागल साथियों के चक्कर में एक ऐसे विलेज में जाना चाहती हो जहाँ सिर्फ विजय से कंट्रोल है। होल्ट उसके वेपन पे लगा सिंबल देख के समझ जाती है कि ये आदमी उसी चर्च के लिए काम करता है जिसके लिए वो अकेडमी में जासूस बन के आई थी, और होल्ट से कहता है कि तुम्हें कभी चर्च से अलग नहीं होना चाहिए था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने चर्च को धोखा दिया, तुम 4 साल से मैजिक अकेडमी में थी तो असर तो होना ही था। वो होल्ट को पूरी तरह से जकड़ के उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुमने जरा भी बगावत करने की कोशिश की तो यही मारी जाओगी, अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ काम करो। तो इस तरफ साबले पूरे विलेज छान चुका होता है, पर उसे कहीं भी होल्ट नहीं मिली थी। तो रोज कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आसपास किसी ने भी उसे नहीं देखा, तो फिर तो मजबूरन हमें उसके मैजिक को ट्रेस करना होगा। जिसके बाद वो लोग होल्ट को ढूंढते ढूंढते जंगलों में आगे होते हैं, जहाँ रोज बताती है कि वो हर उस इंसान के मैजिक को ट्रेस कर सकती है जिसे वो पहले से जानती हो। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद वो लोग एक छोटी सी गुफा के सामने पहुंचते हैं, जहाँ रोज को यकीन था कि वो अंदर ही है। इसके बाद वो लोग गुफा के अंदर आके जैसे ही कुछ कदम चलते हैं तो उन्हें सामने जमीन पर कुछ खून पड़ा दिखता है, जो देखकर रोज समझ जाती है कि जरूर एक जाल है। उसे फील हो गया था कि यहाँ अंदर होल्ट के अलावा भी जरूर कोई और है। उसे लग रहा था कि शायद अंदर वही विच है जो इस विलेज को कंट्रोल करती है और चाहती है कि हम उससे मिले। कोडू की तो अंदर जाने में फट रही थी, पर रोज कहीं मारने वाली थी और अपने स्टाफ को अंदर भेज देती है आगे का रास्ता देखने के लिए। पर कोडू तो अभी ये सोच के डर रहा था कि अगर अंदर वो विच हुई तो हम क्या करेंगे, और उनसे कहता है कि अगर तुम लोग को ऐसी हारी हुई लड़ाई लड़नी है तो लड़ो, मैं मरना नहीं चाहता, भले मुझे अकेडमी से निकाल दिया जाए। और ये कहते हुए गुफा के बाहर भाग जाता है, पर उसे ये अंदाजा नहीं था कि बाहर खुद यही खड़ा होगा, जो उससे पूछता है कि तुमने अपने साथी को ही छोड़ दिया, ठीक है अगर तुम्हें उनके साथ नहीं जुड़ना तो क्यों ना मेरे साथ जुड़ जाओ, अच्छा खासा मैजिक भी सीख लोगे। इधर साबले कोडू के जाने के बाद लाइट स्पेल को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अपनी इतनी ज्यादा पावर की वजह से ब्लास्ट ही कर बैठता है। तो रोज कहते हैं कि हर समय इतनी पावर लगाने की जरूरत क्या है, तुम्हें आराम से भी तो कर सकते हो। और इसी बीच अंदर जाते जाते रोज के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है, जो इस तरफ कोडू यही को देखकर काफी डरा होता है, जो उसे कह रहा था कि अगर मेरे साथ जुड़ जाओ तो इस विलेज की लीडर तुम्हें अच्छा खासा मैजिक सिखा सकती है। पर कोडू मना कर देता है, अगर मुझे अकेडमी से निकाल ही दिया गया तो मैजिक सीख के मैं करूंगा क्या, उसके बाद तो मैं चर्च और मेज आर्मी में भी नहीं जा सकता। यही कहता है कि देखो अगर तुम्हें उसमें ही जाना है तो मैं तुम्हें बड़ी आसानी से भेज सकता हूँ, तुम्हें बस एक विच के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। जो सुनते ही कोडू को गुफा के अंदर पड़ा खून याद आता है और उसे पूछता है कि आखिर तुमने होल्ट के साथ क्या किया, मुझे पहले ये बताओ कि होल्ट है कहाँ। अरे अच्छा वो लड़की, उसे तो मैंने मार दिया और मजे से खा भी लिया, पर अब क्योंकि कोडू ने उसका ऑफर ठुकरा दिया तो वो कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तब तक मैं तुम्हारे उन बच्चे कुछ दोस्तों को लिपटा देता हूँ। पर होल्ट के बारे में सुनकर कोडू का गुस्सा आप से बाहर जा चुका था और
और उससे कहता है कि अंदर जाने से पहले मुझसे तो लड़ लो। जोसुन यही भी एक्साइटमेंट में कहता है कि अरे वाह, मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसा कोई डरपोक भी मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा। इधर साबले और रोज अब भी गुफा के अंदर चलते जा रहे होते हैं, पर उन्हें अब तक कुछ नहीं दिखा होता। तो रोज कहते हैं कि हो सकता है कि शायद वो विच हमारे साथ समझौता करना चाहती है, क्योंकि साबले के पास इनफाइनाइट मैजिक है और ऊपर से वो एक मेज स्टूडेंट भी है, इसलिए साफ सी बात है कि कोई भी विच उसके पास आना नहीं चाहेगी। अचानक तभी चलते चलते साबले के दिल में कुछ होता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। होल्ड के पूछने पर वो कहता है कुछ नहीं, शायद मुझे कुछ याद आने लगा था। होल्ड कहते हैं कि देखो आगे बहुत ज्यादा खतरा है, तो यहाँ से भागने में कोई बुराई नहीं। पर रोज ये भी जानती थी कि साबले ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसे पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊं तो क्या तभी तुम रोज को बचाना चाहोगे? तो साबले कहता है कि हाँ, क्योंकि होल्ड मेरी फ्रेंड है, और सिर्फ वो नहीं, अगर तुम भी मुश्किल में हुई तो मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही करूंगा। जो सुनकर रोज थोड़ा शर्मा गई होती है, पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ते हैं, कुछ टेंटिकल्स आकर साबले को पकड़ के उसे गुफा के अंदर बने एक गेट के अंदर खींच लेते हैं। होल्ड जैसे उसे रोकने की कोशिश करती है, पीछे से प्रीस्ट आकर उसे लात मारते हुए उसे दरवाजे के अंदर फेंक देता है और जाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तुम्हें मुझ पे शक हुआ तो उसी वक्त मार देना चाहिए था। और अंदर साबले और रोज के सामने वही विच खड़ी होती है जो उनको यहाँ तक लेकर आई। जिसके बाद सीधा वही सीन दिखाया जाता है जहां साबले 3 साल पहले अपनी सारी मेमोरीज खोकर एक गली में उदास बैठा था, और तब उसके पास एक लड़की आई थी। और भाई ये वही विच है जो अभी इस वक्त इनके सामने खड़ी है। वो साबले की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि आ जाओ, काफी समय से मैं तुम्हारे इंतजार में थी। पर रोज आगे बढ़ते हुए साबले को दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि ये लड़की बहुत खतरनाक है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो विच सिर्फ अपने एक उंगली से ही उसे दूर फेंक देती है। क्या मजाक है, जो खुद ढंग से मैजिक तक यूज नहीं कर सकती वो खुद को एक विच कहती है। और साबले से कहते हैं कि मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है कि तुम इसके साथ अब तक रह रहे थे। वो साबले को बताती है कि अब तक वो सिर्फ उसका इंतजार कर रही थी, वो सबसे अलग है। और होल्ड का खून से सना हुआ कपड़ा उसके सामने फेंकते हुए बताती है कि मेरे बीस्टमैन ने उसे खा लिया। तुम्हें एल्बस से वापस पाने के लिए मैंने बहुत लंबा सफर तय किया है, यहाँ तक कि मैंने इस पूरे विलेज पर कब्जा किया, वो भी सिर्फ तुम्हारे इंतजार में, क्योंकि एल्बस ने सालों पहले तुम्हें मुझसे छीन लिया था। और यहीं पर एकदम से साबले को अपनी कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है। और यहाँ मैं बता दूं कि इस विच का नाम है जीरो, जो साबले से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चले तो तुम्हें एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहाँ तुम हमेशा खुश रह सको, जो दुनिया तुम्हारे लिए परफेक्ट हो, जहाँ तुम्हें हमेशा मेरा प्यार मिलेगा। तो साबले शांत होकर उसे सवाल पूछता है कि आखिर एक परफेक्ट दुनिया होती कैसी है, क्या वहाँ भी दोस्त होते हैं? दरअसल यार यहाँ पर साबले अपने सारे एक्सपीरियंसेस बताने लगता है कि कैसे वो अब तक कितना खुश था। सीधे शब्दों में वो जीरो को साफ मना कर देता है कि मुझे ऐसी किसी दुनिया की जरूरत नहीं, मैं बस अभी रोज को बचाना चाहता हूँ। साबले सब बोल ही रहा होता है कि तभी रोज उठकर उसे किस कर लेती है। और हाँ, तुम लोग इससे कुछ प्यार व्यार वाला मामला मत समझना, रोज ने बस साबले को उसकी मैजिकल पावर्स लेने के लिए किस किया, जिसकी वजह से वो अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पे यूज कर सकती थी। और रोज एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट स्पेल कास्ट करती है, जो देख साबले भी हैरान होता है कि तुम अब ये कर सकती हो। पर जैसे अपनी पूरी ताकत लाकर जीरो पर वार करती है, वो बस एक हाथ से ही पूरा मैजिक डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देख दोनों के ही पूरी तरह होश उड़ जाते हैं। जीरो कहती है कि जरा तुम अपनी औकात में रहो, जो मैजिक तुमने यूज किया वो मेरा ही बनाया हुआ है, और आजकल मैजिशियंस जिसे स्पेल कहते हैं वो सब कुछ मेरी रचना है। जीरो बताती है कि इस दुनिया की सबसे पहली मैजिक बुक ग्रीमोर ऑफ जीरो को भी उसने ही लिखा था। मतलब ये समझ लो कि वो जीरो ही थी जिसने इस दुनिया में मैजिक की बुनियाद रखी थी। जीरो वही ब्लैक विच थी जिससे रोज हमेशा से मिलना चाहती थी, और अब उनके सामने आकर अपना एक बहुत ही पावरफुल स्पेल कास्ट करने लगती है, जो देख उन दोनों को ही लगता है कि शायद अब वो लोग नहीं बचेंगे। पर अगले ही पल सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जीरो कहती है कि यहाँ से अब मेरा सफर शुरू होता है, स्पेशल फील्ड प्रोग्राम में तुम्हें गाइड करने के लिए। दरअसल जीरो इतने समय से साबले के यहाँ आने का इंतजार कर रही थी, तो भला वो उसे मारेगी क्यों? ये एक तरह से साबले के लिए टेस्ट था जो उसने पास कर लिया। जो देख रोज बहुत खुश होती है, क्योंकि फाइनली 300 साल बाद वो अपनी आइडल से मिल चुकी है। रोज साबले को समझाती है कि अगर तुम जीरो से डर गए होते और उसके साथ जाने के लिए मान जाते तो तुम इस टेस्ट में फेल हो जाते। अब इससे पहले कि साबले कुछ समझ पाता, सामने से होल्ड आकर उसे गले लग जाती है। तो होल्ड बताती है कि हाँ, ये सब कुछ एक टेस्ट था और इस विलेज का हर इंसान इस टेस्ट का पार्ट था, यहाँ तक कि वो चर्च का प्रीस्ट भी। होल्ड को बस डराने धमकाने के लिए उसे कहा था कि वो चर्च के साथ वापस जुड़ जाए, और होल्ड ने बिना डरे उसके मुंह पे ही थूक दिया, जिससे उसने भी अपना टेस्ट पास कर लिया। और अब वो सामने आकर रोज को उसका स्टाफ भी लौटा देता है। रोज कहती है कि तुम्हें क्या लगा, मुझे इस टेस्ट के बारे में नहीं पता। मैंने इस विलेज में आते ही काफी अजीब अजीब चीजें नोटिस करने शुरू कर दी थी, जो शायद तुम लोगों ने ध्यान भी नहीं दी, क्योंकि वो लटकी हुई डॉल्स खुद इतनी नहीं लग रही थी, इसका मतलब कि उसे हाल ही में लगाया गया था। जिसके बाद अब वापस मैजिक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्बस जीरो के भेजे हुए लेटर को ही पढ़ रही थी और बहुत हैरान होकर जोर से चिल्लाती है। होल्डन भागता हुआ था कि मैडम क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तो एल्बस बताती है कि उन तीनों ने सारे टेस्ट पास कर लिए, पता नहीं कैसे पर वो पास हो चुके हैं। जोसन भाई होल्डन भी काफी हैरान था, क्योंकि पिछले साल एक भी स्टूडेंट कोई भी टेस्ट पास ही नहीं कर पाया था। एक तरह से एल्बस खुश भी थी, पर साथ ही गुस्सा भी, क्योंकि उस विच हंटर टायरन ने उन तीनों पर अटैक किया था। एल्बस को यकीन था कि टायरन अभी जिंदा है, और तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए एक सर्च ऑर्डर जारी करते हुए कहती है कि बस एक बार वो मिल जाए, उसे एक बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। इधर यहाँ विलेज में साबले और उसके ग्रुप की एक वेलकम पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं। और अब इन्हें समझ में आता है
है कि गांव के सभी लोगों को तब तक छुपना था जब तक इनका टेस्ट पास न हो जाए। रोज कहते क्या बकवास है, ढंग से तो प्लान कर लेते, मुझे तो पहले ही सब पता लग गया था। कुछ देर बाद अब जीरो उन तीनों को बताती है कि पहले हमारा प्लान था तुम लोग को एक्सपेल कर देना, यानी एकेडमी से निकाल देना, क्योंकि देखा जाए तो साबले के साथ मिलकर तुम्हारी पावर्स इतनी बढ़ जाएंगी कि तुम एक बार में पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसलिए हम इस टेस्ट के लिए सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को चुनते हैं जिनके पास काफी पोटेंशियल होता है, ये चेक करने के लिए कि उनके मन में कोई बुराई है या नहीं। अगर वो टेस्ट में फेल होते तो उन्हें एकेडमी से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता। जीरो होल्ट को बताती है कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि सिर्फ अगले 10 साल में तुम इतनी ताकत हासिल कर लोगी कि सिर्फ एक ही बार में 1000 सोल्जर्स को मारकर गिरा सकती हो। साथ ही वो कुडू की तारीफ करते हुए भी कहती है कि तुम सच में काफी इंटेलिजेंट हो। अगर तुम अपने दिमाग और अपने हीलिंग मैजिक का, जिसे बुक ऑफ प्रोटेक्शन भी कहा जाता है, सही से इस्तेमाल करोगे तो एक इमॉर्टल मेज ही बन सकते हो। और आखिर में साबले से कहती है कि तुम्हारे पास तो इनफाइनाइट मैजिक है, तुम इन सब में सबसे ज्यादा जीने वाले मेज बनोगे। अगर वो अपनी एबिलिटीज और स्पेल्स को लगातार इंप्रूव करता रहा तो एक टाइम पर आके वो एक ऐसा इमॉर्टल बीइंग बन सकता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अब जीरो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताते हुए कहती है कि उनमें से हर एक को अब एक शॉप संभालनी होगी और यही उनकी ट्रेनिंग का पहला हिस्सा है। उनके पास बस 3 दिन है ये सोचने के लिए कि वो किस टाइप की शॉप खोलेंगे। जिसके बाद अब वो सभी एक साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर होल्ट पूछती है कि यहाँ पर वो छोटी बच्ची लिली नहीं दिख रही। तो प्रीस्ट कहता है कि यहाँ कोई छोटी बच्ची नहीं है, जिस बच्ची को तुमने चर्च में देखा उसका नाम लिली है और वो 20 साल की है। होल्ट हैरान होते है कि भाई वो हाइट में तो मुझसे भी छोटी है, क्या सच में उसकी एज इतनी है? प्रीस्ट कहता है कि हाँ, पर मैं तुम्हें उसे किसी और दिन मिलवाऊंगा। खाना पीना हो जाने के बाद वो लोग अपने होटल की तरफ जा रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि आखिर हम लोग कौन सी शॉप खोलेंगे। पर इसी बीच उनकी नजर आसमान पर जाती है जहाँ पर विलेज में ही एक ड्रैगन उड़ रहा था। वो लोग जैसे ही उसे देखने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वही हीरो किंग ऑफ ड्रैगन था, जिससे कुडू सालों पहले मिला था। और उतरते ही वो सबसे पहले साबले, होल्ट और कुडू के बारे में पूछता है और उन्हें एक लेटर देते हुए बताता है कि एकेडमी की तरफ से है तुम लोगों के लिए। इसी बीच जीरो भी आ गई थी और कहते कि अरे वाह, तो ड्रैगन किंग हमारे विलेज में, आखिर कैसे? तो वो कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं बस इन बच्चों को एक इंपॉर्टेंट लेटर पहुंचाने आया था। अब जब वो लोग अपना अपना लेटर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्हें इस विच विलेज में एक स्पेशल स्टूडेंट्स के रूप में असाइन किया गया है और साथ ही साथ उन लोगों की सारी मैजिकल लिमिट्स को भी अनलॉक कर दिया गया है। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। अगर तुम लोग इससे अगले पार्ट में इंटरेस्टेड हो तो कम से कम 300 कमेंट्स तो कर ही दो। बाकी जब तक तुम लोग स्क्रीन पे आ रहे ये वाले एनिमेज भी देख सकते हो। मिलते हैं उसी वीडियो में।